प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 3 में वर्णित साहित्यकार ओम थानवी द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत एवं रिपोर्टाज, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? सिंधु सभ्यता से आशय है इस सभ्यता में खुदाई के दौरान जो हमें सामग्रियां मिली है उसमें औजार तो प्राप्त हुए हैं लेकिन हथियार प्राप्त नहीं हुए हैं। जिस प्रकार से राजा राजतंत्र में हथियारों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से इसमें किसी भी प्रकार के हथियारों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ ही साथ इसमें बड़े बड़े महल भी, जो राजाओं के महल होते हैं, वे भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह भव्यता का आडंबर नहीं था, उसमें पूरी तरह से साधन संपन्न होने वाली स्थितियां थी। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो तथा पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा की खुदाई करवाने से जो साक्ष्य मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उनका उल्लेख करते हुए लेखक ओम थानवी बताते हैं कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उसमें नगर नियोजन कुशलता पूर्वक किया गया था तथा पानी की निकासी की सुव्यवस्था थी। यहाँ पर भवन निर्माण, स्नानागार व कुओं के निर्माण तथा नालियों व भांडारगार निर्माण में विशेष आकार की पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। विशेष प्रकार की पकी हुई ईंटों से ही स्नानागार, कुएं आदि बनाए जाते थे। जो भंडार गृह हैं, उनका निर्माण भी विशेष प्रकार की पकी हुई ईंटों द्वारा ही किया जाता था। वहाँ की सड़कें सीधी, लंबी, चौड़ी और आड़ी थी। जिस प्रकार से ग्रिड प्लान होता है, उसी प्लान के अनुसार यहाँ पर सड़कें बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता में सामाजिक प्रबंध बहुत अच्छा था। सिंधु घाटी के लोग तांबे और कांसे के बर्तन बनाते थे, साथ ही चौक से बने विशाल मृद भांड, उन पर बने चित्र, चौपड़ की गोटियां, कंघी, पत्थर के मनकों के हार तथा पत्थर के औजार उनकी संपन्नता के सूचक थे। इस प्रकार इन समस्त सामग्रियों को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। वहाँ खेती होती थी और अनाज रखने के लिए विशाल कोठार होते थे। यातायात के लिए बैलगाड़ी थी। वास्तुशिल्प, भवन निर्माण, साफ सफाई एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता थी तथा लोगों में कला के प्रति सुरुचि दिखाई पड़ती है। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता साधनों और व्यवस्थाओं से संपन्न तथा समृद्ध थी, परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। यह हर प्रकार से संपन्न थी, लेकिन भव्यता का आडंबर इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। इस कारण वहां पर भव्य प्रासाद और मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। न तो वहां पर भव्य प्रासाद, बड़े बड़े राजमहल नहीं प्राप्त हुए हैं और न ही किसी प्रकार के कोई मंदिरों के अवशेष वहां पर प्राप्त हुए हैं। राजाओं और महंतों की समाधियां भी वहां पर प्राप्त नहीं हुई है। उपासना स्थल और पिरामिड आदि भी वहां पर नहीं मिलते हैं। राजा का मुकुट एकदम छोटे आकार का है। राजा का जो मुकुट प्राप्त हुआ है वह भी बहुत ही छोटा है तथा नाव भी एकदम छोटी मिली है। उनके औजार भी छोटे ही मिले हैं। उनके औजार तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहां से किसी प्रकार का हथियार प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह वहां पर दूसरी सभ्यताओं की तरह प्रभुत्व या दिखावे का आडंबर नहीं था। प्रभुत्व दिखाना, आडंबर करना, ऐसा यहां पर दिखाई नहीं पड़ता। सिंधु सभ्यता पूरी तरह से साधन संपन्न थी, लेकिन यह भव्यता के आडंबर से पूरी तरह से दूर थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है?
जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करने के पश्चात जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनको देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि यह पूरी की पूरी व्यवस्था समाज पोषित थी। इसमें राज के द्वारा या धर्म द्वारा इस व्यवस्था का पोषण नहीं होता था। यहाँ पर औजार तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन हथियार प्राप्त नहीं हुए हैं। जिस प्रकार राज सत्ता के अंतर्गत हथियार का मिलना आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ इस सभ्यता में हमें किसी भी प्रकार का हथियार प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही साथ धर्म पोषित व्यवस्था भी इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मंदिरों के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार जो पूरी व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें हमें यहाँ दिखाई पड़ती है, घर घर में बने हुए स्नानागार और स्नानागारों से निकलने वाला पानी, नालियाँ, उनकी सारी व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से कुशल वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि यह एक बहुत ही सुंदर संस्कृति रही होगी और सौंदर्य बोध से भरी हुई रही होंगी, जो कि पूरी तरह से समाज पोषित थी। इसमें राज पोषण और धर्म का पोषण बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता, वरन यह तो सामाजिक स्वरूप के साथ में, सामाजिक अनुशासन के साथ में यह दिखाई पड़ती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। लेखक ने सिंधु सभ्यता के विविध साक्ष्यों के आधार पर बताया कि वहां पर भव्यता के स्थान पर कलात्मकता पर अधिक ध्यान रहता था। वहां के निवासी इसी कारण कला प्रेमी और सुरुचि संपन्न थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जनजीवन पूरी तरह से आबाद था। वहां के रहने वाले लोग सुरुचि संपन्न थे, वे कला प्रेमी थे। वहां वास्तुकला, नगर नियोजन, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांडों यानी मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों के ऊपर चित्रित विविध छवियां, खिलौने, केस विन्यास, बालों को सजाने के अलग अलग तरीके, बालों की अलग अलग प्रकार से की जाने वाली सजावट, तांबे का आईना, आभूषण और सुघड़ अक्षरों की लिपि सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध व्यक्त करते हैं। और ये सभी बातें यह सिद्ध करते हैं कि सिंधु सभ्यता में रहने वाले निवासी कला सिद्ध थे। वे कलाओं को बहुत अधिक पसंद किया करते थे। वहां पर भव्य राजप्रासाद, राजाओं के बड़े बड़े महल नहीं मिले हैं। मंदिर एवं विशाल उपासना स्थल भी नहीं मिले हैं। वहां पर भव्य राजप्रासाद, मंदिर एवं विशाल उपासना स्थल नहीं थे। वहां राजाओं की समाधियां एवं मूर्तियां भी नहीं मिली है। इससे पता चलता है कि वहां का समाज राजा द्वारा पालित, पोषित तथा धर्म द्वारा प्रचालित नहीं होता था। राजा का या धर्म का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप दिखाई नहीं पड़ता है। वहां की सभ्यता पूर्णतया समाज पोषित अर्थात सामाजिक व्यवस्था की एक रूपता से अनुशासित थी। जिस प्रकार से पूरा का पूरा समाज एक अनुशासन में बंधा हुआ था, वे न तो धर्म के द्वारा अनुशासित होते थे और न ही राजसत्ता के द्वारा संचालित होते थे। वे तो सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत पूर्णतया समाज पोषित अर्थात सामाजिक व्यवस्था की एक रूपता से अनुशासित होते थे। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध कहा जाता है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। उक्त कथन पूरी तरह से ठीक है, यह कथन उचित है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में जिन जिन चीज़ों की खुदाई हुई है, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनको देखकर हम यह सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से
शासित हुआ करती थी, वह सामाजिक समझ के अनुशासन से संचालित होती थी। जैसा कि इस सभ्यता की खुदाई करने पर हमें विभिन्न प्रकार के औजार तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन हथियार प्राप्त नहीं हुए हैं। हथियारों का प्राप्त न होना इस बात का प्रमाण है कि वहां पर किसी भी प्रकार की राज शासन की पद्धति नहीं अपनाई जाती रही होंगी। न ही वहां पर मंदिर मिले और न ही इस प्रकार के अन्य उपासना केंद्र मिले, जिससे यह सिद्ध होता हो कि उस समय धर्म के माध्यम से समाज का संचालन होता होगा। वहां तो पूरी तरह से बहुत सुंदर और बेहतरीन वास्तुकला का नमूना दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े घर, प्रत्येक घर में स्नान घर, पानी निकासी के लिए नालियां और इस प्रकार से भंडार गृहों का होना, बड़े बड़े कोठार का होना, खेती होना और खेती से उत्पादित अनाज को उन बड़े बड़े कोठारों में भरना, बैलगाड़ियों का होना, बैलगाड़ियों की रुनझुन का होना, इस प्रकार से यह सब बातें इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित व्यवस्था थी। समझ से अनुशासित होने वाली, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार चलने वाली सभ्यता थी। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से मिली चीजों को वहां के अजायब घर में रखा गया है। वहां पर प्रदर्शित चीजों में औजार तो हैं, पर हथियार कोई भी नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। राजतंत्र में जिस प्रकार से हथियार प्राप्त होते हैं, उस प्रकार के किसी भी प्रकार का हथियार यहां इस खुदाई में प्राप्त नहीं हुआ है। इस बात को लेकर पुरातत्वविदों का कहना है कि वहां पर कोई राजमहल या मंदिर नहीं है। राजाओं की समाधियां भी यहां पर नहीं है, यानी राजमहल से संबंधित, राजतंत्र से संबंधित और धर्मतंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार के अवशेष वहां पर प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि वहां पर राजसत्ता का कोई केंद्र होता, अर्थात शक्ति का शासन होता, तो ये सब चीजें वहां पर होती। वहां पर हथियार भी होते, बड़े बड़े राजाओं के महल होते, राजाओं की समाधियां होती और भी इस प्रकार की अन्य अवशेष में हमें वस्तुएं प्राप्त होती, लेकिन इस प्रकार की वस्तुएं हमें प्राप्त नहीं हुई है। वहां पर नरेश के सिर का जो मुकुट मिला है वह भी एकदम छोटा सा है। इससे यह अर्थ निकलता है कि सिंधु सभ्यता में अनुशासन राजसत्ता की ताकत के बल पर नहीं था, अर्थात वहां पर राजसत्ता का कोई केंद्र नहीं था। सभी नागरिक स्वयं अनुशासित थे। जहां जितने भी लोग वहां निवास करते थे वो एक बेहतरीन सामाजिक व्यवस्था के अनुशासन में बंधे हुए थे। सभी नागरिक स्वयं अनुशासित थे और नगर योजना, साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, यह सच है कि यहां किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में तो अब सीढ़ियां केवल खंडहर ही बनकर रह गई है। अब वे हमें ऊपर की तरफ नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करने के पश्चात जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही बेहतरीन तरीके का वास्तुकला का निर्माण किया गया था। वहां पर भवन बनाए गए थे। उन भवनों की नीचे की मंजिल की दीवार बहुत मोटी हुआ करती थी और उसके ऊपर फिर संभवतया दूसरी मंजिल के ऊपर कम मोटाई की दीवार बनाई जाती रही होंगी। नीचे की मंजिल पर जो पायदान मिले हैं अब वे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, टूटे फूटे से लगते हैं। उनके ऊपर चढ़कर देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश की तरफ
हम देख रहे हैं और उन अधूरे पायदानों पर, उन टूटे फूटे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव होता है कि अब हम दुनिया की छत को निहार रहे हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीजें अब अतीत का विषय बन गई है, जो कि हमारी बहुत बेहतरीन समृद्ध सभ्यता की कहानी हमें सुनाती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, मोहनजोदड़ो में 5000 वर्ष पूर्व की सिंधु सभ्यता के अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। अब वहां पर केवल खंडहर हैं, परंतु उनका अतीत यह बताता है कि कभी यह स्थान जनजीवन से परिपूर्ण, पूरी तरह से आबाद रहा होगा। उस समय अन्य सभ्यताओं का उदय भी नहीं हुआ था, जबकि सिंधु सभ्यता उन्नत रहन सहन आदि के रूप में प्रचलित थी। उसकी अपनी वास्तुकला, नगर नियोजन तथा सामाजिक व्यवस्था थी। पूरी तरह से यह एक समृद्ध और सुसंस्कृत सभ्यता मानी जा सकती है, जिसकी अपनी वास्तुकला थी, नगर नियोजन था तथा सामाजिक व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी। लेखक वहां के खंडहरों को और खंडहरों में मिली सीढ़ियों पर पैर रखकर ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये सीढ़ियां कभी ऊपरी मंजिलों तक जाने के लिए बनी होंगी। उन मंजिलों में लोग अपना पूरा जीवन खुशी से बिताते होंगे। ये जो भवन बने हैं, इनमें लोग निवास करते होंगे। ये पूरी तरह से हर प्रकार से यह सुविधाओं से भरे हुए हैं, जिनमें सीढ़ियां बनी हुई है, जो नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल की ओर जाने के लिए ही बनाई होंगी। इसमें जो लोग रहते होंगे वे अपना पूरा जीवन खुशी से बिताते होंगे तथा हर प्रकार से साधन संपन्न रहे होंगे, हर प्रकार से संपन्न रहे होंगे। इस तरह उन खंडित सीढ़ियों पर पैर रखकर लेखक वहां के इतिहास के उस पार देखने का अनुमान करता है कि उस सभ्यता को विकसित होने में उससे पहले बहुत समय लगा होगा। कोई भी सभ्यता जब विकसित होती है तो बहुत समय लगता है, और इस प्रकार बहुत समय में इस प्रकार की एक बहुत ही बेहतरीन और समृद्ध व्यवस्था और सभ्यता विकसित हो पाती है, और बहुत सारे प्रयासों से ऐसी संपन्न सभ्यता का नियोजन हुआ होगा। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई करने के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये सभी अवशेष अब टूटे फूटे खंडहरों के रूप में है। ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन जब यह स्थान पूरी तरह से आबाद रहा होगा, जनजीवन से परिपूर्ण रहा होगा, तब तो निश्चित रूप में वहां पर जो भी लोग जीवन जिया करते थे, जो भी उस समय की आबादी थी, वह धड़कती जिंदगी के साथ में जीवन जिया करते थे। पूरी तरह से समृद्धि और सुख से भर करके उनका जीवन होता था। और इस प्रकार से यह जो टूटे फूटे खंडहर है, ये हमें उस समय के उस वैभवशाली अतीत का हमें स्मरण कराते हैं, हमारे वैभवशाली अतीत की ओर संकेत करते हैं कि उस समय रहने वाले निवासी पूरी तरह से उस समय में आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, समृद्धि पूर्वक यहां जीवन यापन करते होंगे। पूरी तरह से सभ्यता और संस्कृति के साथ में वे अपने जीवन को जीते होंगे। और यह हमारा इतिहास हमें इस बात के लिए संकेत करता हुआ कहता है कि धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी यह खंडहर दस्तावेज होता है। यह खंडहर ही हमें उस जमाने के लोगों की सारी दास्तान सुना देते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मोहनजोदड़ो के खंडहर आज से 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता और संस्कृति के इतिहास को दर्शाते हैं कि उस समय यहाँ के निवासी कितने संपन्न थे और उनका रहन सहन, उनका सामाजिक स्वरूप, उनका व्यवसाय व्यापार भी बहुत समृद्ध एवं उन्नत रहा होगा। वस्तुतः यहाँ के टूटे फूटे खंडहरों को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस सभ्यता का भी समृद्धिशाली वर्तमान था। अगर हम उन खंडहरों को इस तरह देखने का प्रयास करें तो हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं
हैं कि हजारों साल पहले वहां पर जीवन की चहल पहल थी, वहां पर हर प्रकार से जीवन सुख और समृद्धि से भरा हुआ था। लोग खेती करते थे, उत्पादित अन्न को कोठारों में भरा करते थे, बैलगाड़ियों की रुंझुन थी, स्नानागार थे और हर प्रकार से वहां पर अनुशासन देखने को मिलता है। घरों में लोग रहते थे जिनमें बड़े आंगन, रसोई घर एवं भंडार गृह थे, स्नानागार, पक्की नालियां और कुंड थे, लंबी चौड़ी सड़कें थी, बैलगाड़ियों की रुनझुन थी, हर प्रकार से वहां पर समृद्धि दिखाई पड़ती थी। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखने पर नगर नियोजन की कलात्मकता से परिपूर्ण अनुपम अनुभूति होती है। आज भी हम जैसे ही इस पूरे के पूरे दृश्य को देखते हैं तो हम हमारे पूर्वजों के द्वारा इस संस्कृति में जो कलात्मकता, जिस कला का प्रदर्शन उन्होंने किया है, उसको देखकर हम पूरी तरह से अनुपम अनुभूति करने लगते हैं तथा वहां के खंडरों में हम जीवन की धड़कनों को आज भी महसूस कर सकते हैं, जीवन की धड़कनों को आज भी हम सुन सकते हैं और उन खंडहरों को सिंधु सभ्यता और संस्कृति की प्राचीनता का प्रमाण मानकर हम गौरवान्वित हो सकते हैं। हमें इस बात का बहुत गौरव है, हम इस बात से गौरवान्वित होते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पूर्वजों ने पूरी तरह से कुशलतापूर्वक नगर नियोजन करते हुए सामाजिक व्यवस्थाओं का जो ताना बाना बुना है, जो ढांचा उन्होंने तैयार किया है, यह हमारे लिए एक प्रकार से पूरी तरह से गौरव का विषय है और उनकी सभ्यता को, हमारी सभ्यता को, समृद्धशाली सभ्यता को हम महसूस करते हुए गौरवान्वित होते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की स्थान का इसमें वर्णन किया गया है। संभवतः बहुत कम लोग वहां पर गए होंगे, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। लेकिन जैसे ही हम इस पाठ को पढ़ते हैं, इस पाठ में आए हुए विवरण को जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो उस स्थान के बारे में हमारे मन मस्तिष्क में अलग अलग प्रकार के दृश्य जीवंत होते रहते हैं। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नजदीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसा कि इसमें आप अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर जिस स्थल को आपने देखा है, जिस ऐतिहासिक स्थल का आपने भ्रमण किया है, उसके बारे में आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है। जैसे कि इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी अपने अनुभव के अनुसार इसका उत्तर लिख सकता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाठ में लेखक ने मोहनजोदड़ो के खंडहरों तथा अजायब घर में प्रदर्शित वस्तुओं का वर्णन किया है। वह इस तरह चित्रात्मक एवं अनुभूतिमय है कि उस स्थान को देखे बिना भी उस खंडित नगर के दृश्य हमारी आंखों के समक्ष साकार हो जाते हैं। इससे हमें अपनी प्राचीनतम सभ्यता एवं संस्कृति पर गर्व होता है। राजस्थान में ऐसे कई ऐतिहासिक स्थान हैं जो अत्यधिक प्राचीन हैं। जयपुर के पास नाहरगढ़ और आमेर का पुराना किला इस प्रकार के स्थान ऐतिहासिक स्थान है जहां पर अब कोई निवास नहीं करता है। ये स्थान दिन में पर्यटकों के कारण आबाद से लगते हैं। दिन में तो यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, पूरी तरह से चहल पहल रहती है, परंतु रात्रि में एकदम वीरान हो जाते हैं। जयपुर का नाहरगढ़ का किला ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसमें अंदर के कक्ष बड़े बड़े हैं। चौक एवं छतों पर जाने की सीढ़ियां 400 वर्ष पूर्व की वास्तुकला के प्रमाण है। बहुत ही समृद्ध वास्तुकला यहां पर दिखाई पड़ती है। नाहरगढ़ के मुख्य द्वार के बाहर भग्न अवशेष तथा उखड़ी हुई सड़कें दिखाई पड़ती है जो कि वहां पर कभी आबादी रही होंगी, इसका स्पष्ट संकेत देती है। राजाओं के उस काल के शासन में नाहरगढ़ और उसके आसपास का क्षेत्र चहल पहल वाला रहा होगा, यह सहज अनुमान का विषय है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में,
तर्क दीजिए। जैसा कि हमने इस पूरे पाठ को पढ़ा है, अतीत में दबे पांव, यह यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज ओम थानवी द्वारा रचित है। इस पूरे के पूरे यात्रा वृतांत और रिपोर्टाज को पढ़ने के पश्चात हमें ऐसा महसूस होता है कि लेखक ने इसे जल संस्कृति कहा है, वह पूरी तरह से उचित ही है। हम लेखक के इस कथन से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान जिस प्रकार से कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जो पक्की लाल ईंटों से बनी हुई है, सड़कें यहाँ पर बड़ी बड़ी और समानांतर एक दूसरे को काटती है, इस प्रकार की इस पूरी व्यवस्था को देखने के पश्चात और वहां पर जो कुएं मिले हैं, 700 से अधिक कुएं मिलना, बड़े बड़े वहां पर कुंड मिलना और सबकी पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन होना, यह निश्चित रूप से जल संस्कृति वाली सभ्यता कहलाने के लिए उचित है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मोहनजोदड़ो के समीप बहती हुई सिंधु नदी, नगर में स्थित कुएं, महाकुंड, स्नानागार तथा पानी निकासी की बेजोड़ व्यवस्था को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। हम लेखक के कथन से सहमत हैं। संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ, यह सर्वमान्य प्रमाण है। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि संसार की जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, वे जल के किनारे यानी नदियों के किनारों पर ही हुई है। जहां जल सहज सुलभ हुआ, वहीं पर सभ्यताओं का विकास हुआ। मोहनजोदड़ो के समीप सिंधु नदी बहती है। मोहनजोदड़ो में पानी निकासी के लिए पक्की ईंटों की नालियां बनी है, जो उस समय की नगर व्यवस्था की परिचायक है। हर घर में स्नान घर का होना, स्नान घर से पानी की निकासी की बहुत ही सुंदरतम नालियों की व्यवस्था होना, पानी बाहर का पानी अंदर नहीं आ जाए इसके लिए समुचित प्रबंध करना, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की ओर संकेत करती है कि यह बहुत बेहतरीन नगर व्यवस्था का प्रतीक है। वहां पर पानी के लिए लगभग 700 कुएं हैं तथा एक महाकुंड भी वहां पर प्राप्त हुआ है। महाकुंड के पास कुछ स्नानागार बने हुए हैं। ऐसा लगता है, यह अनुमान लगाया जाता है कि एक साथ स्नान करना वहां पर एक अनुष्ठान की तरह माना जाता रहा होगा। वहां पर खंडहर रूप में स्नानागार स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो कि प्राय सभी छोटे बड़े घरों में बने हुए थे। नगर के मकानों की बसावट ऊंचे टीलों पर है और बाहर के पानी के असर को रोकने के लिए की गई है। इन विशेषताओं को देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जल संस्कृति का श्रेष्ठ प्रमाण है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की रही होंगी, किस प्रकार के जनजीवन और लोगों के द्वारा उसके दौरान अपने जीवन को जिया जाता होगा, इस बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। खुदाई के दौरान हमें जो अवशेष मिले हैं, उन्हीं के आधार पर हमने यह धारणा बनाई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव भी पैदा होता है? इन संभावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा करें। जिस प्रकार के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में हमें प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों के आधार पर ही पुरातत्ववेत्ताओं ने अलग अलग प्रकार की धारणाएं बनाई है। ऐसा कहा जाता है कि यह ऊंचे टीलों पर स्थित न होकर मानव निर्मित टीले थे। ईंटों के द्वारा, कच्ची पक्की ईंटों द्वारा टीलों का निर्माण किया जाकर उस पर मकान और भवन इत्यादि बनाए गए थे। हो सकता है कि ये पक्के जो टीले हैं ये मानव निर्मित हो, अथवा हो सकता है कि ये प्राकृतिक टीले भी रहे होंगे। इसके बारे में जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं, उन पर कक्षा में चर्चा की जा सकती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर यहाँ की खुदाई से प्राप्त अवशेष यद्यपि स्पष्ट प्रमाण है, परंतु उन प्रमाणों के आधार पर अनुमान एवं कल्पना भी की गई है। जो हमें अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों को देखते हुए और कल्पना का सहारा लेते हुए हमने कुछ अंदाज लगाया है कि वहां पर भव्यता का आडंबर नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हर प्रकार से समृद्ध थे, संपन्न थे तथा राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहां पर नहीं थी। मोहनजोदड़ो नगर जिन टीलों पर बसा हुआ है, बताया गया है, वे मानव निर्मित भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वे कुदरतन बने हुए हों और हो सकता है कि वे मानव निर्मित किए गए हों, जो बाद में पक्की ईंटों से ढक दिए गए हों। बीच में बने बौद्ध स्तूप का निर्माण समय आगे पीछे हो सकता है। बौद्ध स्तूप का निर्माण किस समय हुआ होगा, यह भी एक केवल मात्र सहज अंदाज का ही विषय है और उसके आसपास के खंडहरों को ज्ञानशाला, सचिवालय आदि के रूप में मानना भी अनुमान पर ही आधारित है। उन खंडहरों को देखकर केवल इस बारे में अनुमान लगाया गया है कि इनका उपयोग ज्ञानशाला के रूप में अथवा सचिवालय के रूप में किया जाता होगा। इसी प्रकार वहां पर खेती, व्यापार, रंगरेजशाला, कामगार, पहनावा और अन्य कई बातों को भी अनुमान के आधार पर ही माना गया है। इनका कोई लिखित प्रमाण वहां नहीं मिला है। इन सब चीजों को, जो अवशेष वहां प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के आधार पर ऐसा अंदाजा लगाया गया है। अनुमान तो अनुमान ही होता है, उसे पुष्ट प्रमाण नहीं मान सकते, केवल उससे धारणा बना सकते हैं या ऐसी कल्पना कर सकते हैं। फिर भी हमें हमारी संस्कृति पर, हमारी गौरवशाली संस्कृति पर पूरी तरह से गर्व की अनुभूति है। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए गौरव का विषय है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने साहित्यकार ओम थानवी द्वारा रचित यात्रा वृतांत एवं रिपोर्टाज, जिसका शीर्षक है अतीत में दबे पांव, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम एन फ्रैंक द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है डायरी के पन्ने, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।